नमस्कार साथियों, डीएलपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है ये कहाँ पे संपन्न होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये मेल के अंदर, मेल जननांग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं टेस्टिस के अंदर संपन्न होता है। टेस्टिस मेल के पेल्विस रीजन के बाहर स्क्रूटम सैक जो होता है, जो एक पाउचनुमा थैली होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। आप सब जानते हैं टेस्टिस की संख्या 2 होती है और टेस्टिस को स्क्रूटम के अंदर ये जो स्क्रोटल सेप्टम होता है इसके द्वारा अलग किया जाता है। ये जो टेस्टिस हैं, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लेवल्स पाए जाते हैं। 250 टेस्टिकुलर लेवल्स होते हैं। इन टेस्टिकुलर लेवल्स के अंदर जितने टेस्टिकुलर लेवल्स हैं, कितने? 250। इन टेस्टिकुलर लेवल्स के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कुंडलित नलिका होती हैं, जिन्हें बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो बनी हुई है रेड कलर से आपको दिख रही हैं, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसको जो टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन सी सेल इसके अंदर उपस्थित होती हैं हर एक एसएफटी के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। देखिए जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर देखा जाए तो 2 प्रकार की मेन सेल होती है। पहली जो सेल होती है वो क्यूब आकार की होती है, क्यूबाइड शेप की होती है, जिसका नाम स्पर्मेटोगोनियम होता है। ये स्पर्मेटोगोनियम एक साथ स्पर्मेटोगोनिया बोला जाएगा। दूसरी जो कॉलमनर शेप की है, खंभे आकार की है, जिसका नाम सर्टुली सेल होता है। ये स्पर्म को नरिश भी करती है, इसलिए इसका नाम नर्स सेल भी होता है। क्या करती है? ये स्पर्म को पोषण देती है, नर्स करती है, इसलिए इसका नाम नर्स सेल भी होता है। क्या नाम होता है इसका? सर्टुली सेल या नर्स सेल, जो कॉलमनर शेप की होती है। अब ये जो एसएफटी है, देखिए हमने बताया कि 2 से 3 एसएफटी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, शुक्रजन नलिका पाई जाती हैं हर टेस्टिकुलर लेवल्स के अंदर। तो 3 बनी है। देखो एक तो ये टेस्टिकुलर लेवल्स हो गया, दूसरा इधर है और तीसरा इधर है। इन टेस्टिकुलर लेवल्स के बीच में कुछ सेल्स होती हैं, उनमें से एक सेल होती है लीडिंग सेल। अब इन सब सेल का काम क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो ये सेल, पहली सेल आपको ध्यान देना है, पहली सेल है जो क्यूब आकार की स्पर्मेटोगोनियम, दूसरी सेल जो है कॉलमनर आकार की सर्टुली सेल, और जो तीसरी सेल है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एसएफटी के बीच में है, जिसका नाम लीडिंग सेल है। अब बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, यानी जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, ये मेल के अंदर तभी प्रारंभ होता है जब वो सेक्सुअली मैच्योर होता है। अब ये सेक्सुअली मैच्योर कब होता है? जब वो कोई मेल या कहें बालक जो है 14 से 16 वर्ष की उम्र में, या कह सकते हो 13 से 16 वर्ष की उम्र में होता है। तो क्या होता है जब एक बालक या एक मेल जो है सेक्सुअली मैच्योर होता है, सेक्सुअली मैच्योरिटी को गेन करता है, तो क्या होता है जो हाइपोथैलेमस है, जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वहां से एक हार्मोन स्रावित होता है जीएनआरएच। ये जो जीएनआरएच है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन है एलएच, लुटलाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हिंदी में बोलते हैं पुटिक उद्दीपक हार्मोन, और इसके बोलते हैं पीत पिंडक हार्मोन शायद बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एलएच है ये काम करता है लीडिंग सेल पर। लीडिंग सेल कहाँ पे होती है? एसएफटीज होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो सेल होती है वहाँ पर होती है। इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मस्कुलाइजिंग हार्मोन है उसका श्रावण करना। उसमें से एक हार्मोन है एंड्रोजन। ये जो एंड्रोजन है यही आगे चल के स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार है, और यही हार्मोन है जो मेल के अंदर एक जो मस्कुलाइन कैरेक्टर होता है उसको डेवलप करता है, यानी कि ब्रेस्ट, दाढ़ी मूछ का आना, प्यूबिक हेयर का आना, आवाज़ का भारी होना। ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, इसके द्वारा ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो सेल थी सर्टुली सेल, उस पर एफएसएच काम करता है। ये जो सर्टुली सेल है कहाँ पर है? ये एसएफटी के अंदर है, जिसे नर्स सेल भी नाम देते हैं।
यहाँ से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा एनेविन। एनेविन तो तभी स्रावित होगा जब इसके अंदर ढेर सारे शुक्राणु स्पर्म बन चुके हों। ABP क्या करता है? ABP सार्टोरी सेल से स्रावित होता है और ये क्या करता है, यहाँ जो लीडिंग सेल द्वारा हार्मोन बनाया गया है एंड्रोजन हार्मोन, उसको इसके अंदर कंसंट्रेट करता है, जिससे क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनियम है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तैयार होंगे, या एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा, इनको इन स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनाने के लिए इसको प्रेरित करेगा। अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी तो उससे पहले क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनियम है सबसे पहला तो अपना वो ग्रोथ करेगी, अपनी संख्या में वृद्धि करेगी। अपनी संख्या में जब वृद्धि हो जाएगी तो उसमें से कोई एक ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये अपनी संख्या में वृद्धि करेगी। वृद्धि कैसे करेगी? माइटोसिस के द्वारा। उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम क्या करेंगे, उनके अंदर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगा। अब इस ग्रोथ और डिफरेंशिएशन से क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें जब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगा तो इनका आकार बढ़ जाएगा। अब जब आकार बढ़ जाएगा तब इनका नाम हो जाता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं यही आगे चल के स्पर्म का निर्माण करेंगे। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, क्योंकि इनके द्वारा ही स्पर्म का निर्माण होगा, इसलिए इनका नाम मेल जर्म सेल भी होता है। अब देखिए क्या होगा, एंड्रोजन हार्मोन के प्रेरण के द्वारा ये जो स्पर्मेटोगोनियम है स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ। अब स्पर्मेटोसाइट जो है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण करेगा। और आप जानते हैं कि जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मदर से और फादर से दोनों से हैप्लॉइड क्रोमोसोम मिलते हैं, तो एक बच्चा जो बनता है वो डिप्लॉइड बनता है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होगा। और आप सब जानते हैं कि जो मियोसिस डिवीजन होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये तो डिप्लॉइड है, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है मियोसिस फर्स्ट होते ही उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे, यानी ये कैसा हो जाएगा, ये हैप्लॉइड हो जाएगा। और आप जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में ही एक्चुअल में क्रोमोसोम्स नंबर आधे होते हैं। क्या होगा, इसके पास 44 + XY, क्योंकि ह्यूमन के पास में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और XY क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम या लिंक क्रोमोसोम होते हैं। अब एक के पास 22 + X, दूसरे के पास 22 + Y। अब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड। अब जानते हैं कि जो स्पर्मेटिड बने हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के जैसे ही होंगे, क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो होता है बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है। अब ये जो स्पर्मेटिड बने हैं, स्पर्मेटिड के अंदर डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा। अब ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें क्या होता है, ये जो स्पर्मेटिड बने हैं इस स्पर्मेटिड के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड होगा, पहली बात तो खंभाकार का हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी होंगे उस गोल्गी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण हो जाएगा। इस हेड के पास एक्रोसोम का जो रेड कलर से आपको दिख रहा है एक्रोसोम का निर्माण हो जाएगा। ये जो एक्रोसोम है ये स्पर्म को ओवा के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तीसरा काम क्या होगा, जो एक्सियल फिलामेंट है इनका निर्माण हो जाएगा। एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं, स्पर्म को मोटाइल बनाने के लिए, स्पर्म को चलाने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं अभी हम आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो किस प्रकार से दिखता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए स्पर्म जो है उसमें पहला भाग जो होता है वो हेड होता है। बीच वाला भाग है उसको जोड़ने के लिए नेक होता है। नेक के पास सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल क्या करता है, मिडिल वाले पीस को हेड से जोड़ के रखता है। इसके पास 2 सेंट्रियोल होते हैं। पहला सेंट्रियोल तो क्या करता है, पहले सेंट्रियोल जो हेड है, हेड को मिडिल पीस से जोड़ता है। ये जो 2 सेंट्रियोल होते हैं उनके नाम भी याद रख सकते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेड को जोड़ेगा मिडिल वाले पार्ट से, और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है
वो एक्सियल फिलामेंट से जुड़ा होता है और एक्सियल फिलामेंट क्या करेगा, इस पूंछ को मोटाइल बनाएगा, पूंछ को चलाने में हेल्प, जो इसकी टेल है उसको चलाने में हेल्प करेगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसको जब चलना है, चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए इस मिडिल पीस के पास में ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं। ये जो एक्सियल फिलामेंट होता है इसके चारों तरफ स्पाइरल शीथ के रूप में प्रेजेंट होते हैं। यही जब स्पर्म को चलना होगा तो एनर्जी देंगे और एनर्जी मिलेगी। और लेकिन मूवमेंट करने के लिए चूंकि एक कुंडी लगी हुई, वहीं से क्या होगा, ये पूरा हिलेगा और उस हिलने के लिए क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट होते हैं, जो कि एक्सियल फिलामेंट जो होते हैं वो डिस्टल सेंट्रियोल से जुड़े होते हैं। ये ऑल अबाउट था स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।